हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम ये जो आर्मी अग्निवीर के लिए जीडी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। एक सेट इसका हो चुका है, अरिहंत की बुक है जिसमें टोटल 50 सेट है, जो कि मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक सेट इसका कंप्लीट हो चुका है, आज रहेगा इसका सेट नंबर 2, जिसमें हम कंप्लीट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स के, जीके और साइंस के तीनों पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। टेस्ट रहेगा ये सेकंड, जिसमें हम कितने 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 4। पहला ऑप्शन है खिलाड़ियों को, दूसरा है ऑप्शन बी है कवियों को, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों, ऑप्शन डी है अभिनेताओं। तो इसमें पहले आप बताएं कौन सा होगा इसका आंसर। तो क्या होगा? खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार जो है कि किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पठानकोट, ऑप्शन बी है इसका, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है कुपवाड़ा, ऑप्शन डी की हम बात करें ये है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? श्रीनगर। जो श्रीनगर है ये कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कौन सा? श्रीनगर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नॉर्वे। जो नॉर्वे है इसको आधी रात का सूरज कहा जाता है। कौन से देश को? नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है इसका नाट्यशास्त्र, ऑप्शन डी है सामवेद। तो अब यहाँ पे जो इसका आंसर है मांडोक उपनिषद होगा। सत्यमेव जयते मांडोक उपनिषद से लिया गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है
बिहार। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी है इसका इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें, क्या है, चिल्का झील। जो चिल्का झील है वो कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए है इसका आइजोल। ऑप्शन बी है शिलोंग। ऑप्शन सी है इम्फाल। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है शिलोंग कहाँ की राजधानी है और इम्फाल कहाँ की है ना। और टोटल जो हमारे जितने भी राज्य हैं सभी की राजधानी, और जो देश करेंटली में न्यूज़ में रहते हैं उन सभी देशों की भी हमें राजधानी और उनकी मुद्रा याद कर लेनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन ए है इसका बिहार। ऑप्शन बी है असम। ऑप्शन सी है पंजाब। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। क्या है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, असम। और बाकी ये 3 राज्य इसमें जो दिए हैं, बिहार और पंजाब के भी आपको जो पारंपरिक नृत्य हैं वो आपको याद करना है। जितने भी राज्य हैं उनके पारंपरिक जो नृत्य है वो सभी याद करने हैं। बिहू कहाँ का है, असम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां, लंदन नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है इसका जेम्स। ऑप्शन बी है टेम्स। ऑप्शन सी है हेम्स। और ऑप्शन डी है थेम्स। तो क्या है, टेम्स इसका आंसर है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नक्शे के उपयोग करके, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। आप क्या पा सकते हैं। ऑप्शन ए है दूरी। ऑप्शन बी है दिशा। ऑप्शन सी है ऊंचाई। और ऑप्शन डी है इसका ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ये सभी होगा, क्योंकि एक नक्शे का उपयोग करके हम दूरी, दिशा और उसकी ऊंचाई ये प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें की अगर हम बात करें तो 10वां क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है इसका
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। क्या था क्वेश्चन? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि क्या है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है और इनका प्रमुख होता है, जो कि अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विश्व में सबसे गहरा सागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्न में से विश्व में सबसे गहरा, विश्व में सबसे गहरा सागर कौन सा है? सागर कौन सा है? तो इसका तो आंसर सभी को रटा हुआ होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं क्या? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? कब मुक्त करवाया था? अब ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है वर्ष 1947, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1960। तो इसका आंसर क्या है? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था, कब आज़ाद करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961, 1961 में। और पुर्तगाल की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो क्या होगी, उसको आपको लिखना है किसमें? कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तट पर स्थित है। तो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है सीन, ऑप्शन बी है थैम्स, ऑप्शन सी है वोल्गा और ऑप्शन डी है इसका नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? सीन नदी। जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सीन नदी के। अब पेरिस किस देश की राजधानी है? तो ये कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 14वां, ये दिया गया है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है रीवा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लास्ट का लखनऊ। तो यहां पे देखें आप, कौन सी होगी? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा क्या? लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
HINI, हिनी क्या है? तो ऑप्शन ए है इसका खांसी, बी है बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी है स्वाइन फ्लू, और ऑप्शन डी है इसका नॉन ऑफ दिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, हिनी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्वाइन फ्लू। क्या है, एक स्वाइन फ्लू। इसकी बात, अगला क्वेश्चन है, इनमें से लाफिंग गैस है। अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इनमें से, क्योंकि 15 क्वेश्चन का आएंगे, जीके के हो गए, अब जो 15-20 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है, तो बताइए इनमें से कौन सी गैस जो है कि लाफिंग गैस है। पहली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाम ही लिख देते हैं, क्या लिखा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कई बार पढ़ा होगा इसको आपने, क्या होगी, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो पहला ऑप्शन है इसमें ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी है कच्चा जस्ता, ऑप्शन सी है कैल्साइट, ऑप्शन डी है शीशे की कच्ची धातु, शीशे की कच्ची धातु। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइट है, जो कि आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18वां रहेगा ये। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास नियॉन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आग बुझाने के काम भी आती है। तो कई ऐसी जगह है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जैसे जो सोडा होता है, सोडा बॉटल, जिसमें जैसे हम बात करें कौन सी, लिम्का बॉटल हुई या फिर थम्स अप, जो भी बॉटल होगी उनमें जो सोडा, जिसमें कि क्या, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, उसी की वजह से उसमें से झाग निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। निम्न में से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है,
निम्न में से कौन सा जीव, निम्न में से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है चमगादड़, चमगादड़। ऑप्शन बी है कंगारू। ऑप्शन सी है गिलहरी। और ऑप्शन डी की हम बात करें तो यह है प्लेटिपस। तो एक प्लेटिपस नाम का जीव है जो कि क्या है, स्तनपायी है और अंडे देता है। यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है रडार। ऑप्शन बी है ऊतकों का विज्ञान, ऊतकों का विज्ञान। और ऑप्शन सी है लेजर बीम का अध्ययन, लेजर बीम का अध्ययन। लास्ट का ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रसूति शास्त्र संचालन, प्रसूति शास्त्र संचालन। तो इसका आंसर बताइए पहले क्या होगा आप? तो इसका आंसर होगा प्रसूति शास्त्र संचालन। लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रसूति शास्त्र संचालन से संबंधित है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था, क्वेश्चन नंबर 21 होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था है, ऑप्शन है इसका ठोस, बी ऑप्शन है तरल, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है गैस। तो इसका जो चौथी अवस्था है पदार्थ की वो कौन सी है? प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस और कौन सी? प्लाज्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है। ऑप्शन ए है इसका यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है कैम CAM और ऑप्शन डी है NPK। तो इसका आंसर होगा क्या? NPK। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है तो कौन सा है वो? NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए है इसका विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी और ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गाय का दूध है किसका समृद्ध स्रोत है?
कौन सा विटामिन गाय के दूध से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए है। इसके बाद हम अगर विटामिन सी की बात करें तो ये खट्टे फलों से, जैसे नींबू से, संतरे से, इनसे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी। और सूर्य की किरणों से कौन सा? प्रकाश से डी, विटामिन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 24वां है ये। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है फेफड़े, और ऑप्शन सी है पेट, ऑप्शन डी है आंत। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होगा। जब तक मैं 25वां क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है 3 जड़ों का दांत होता है। 3 जड़ों का दांत होता है। इसके ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन दाढ़, ऑप्शन बी है इसका अग्रदाढ़, ऑप्शन सी है कृंतक, और ऑप्शन डी है रदनक। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा? इसका आंसर होगा दाढ़। 3 जड़ों का दांत क्या होता है? दाढ़ होती है। और टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? आंत में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? मदद करता है जो है, लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ए है इसका प्रोटीन, बी है वसा, और ऑप्शन सी है फाइबर, ऑप्शन डी है लास्ट स्टार्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 27वें की अगर हम बात करें तो यह है, कम दर्शिता की वजह है। कम दर्शिता की वजह है। ऑप्शन ए है इसका आंख की पुतली का स्थानांतरण, आंख की पुतली का स्थानांतरण, ऑप्शन बी है कमजोर मांसपेशियां, कमजोर मांसपेशियां, ऑप्शन सी है नेत्रगोलक का बढ़ना, नेत्रगोलक का बढ़ना, ऑप्शन डी है लास्ट रेटिना का कमजोर होना, रेटिना का कमजोर होना। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए आप। पहले क्या है? कम दर्शिता मतलब कम दिखने की वजह है रेटिना का कमजोर होना। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कम दिखने की वजह क्या है? रेटिना का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 28वां। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है?
कितना होता है। तो ऑप्शन ए है इसका 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 1200 ग्राम, ऑप्शन सी है 1350 ग्राम और ऑप्शन सी डी है 1500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, जब तक इसका आंसर दीजिए आप। क्या है? पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा? पानी का अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व किसमें होगा? इसके भी ऑप्शन लिखता हूं मैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है इसका 10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको आंसर बताइए, कमेंट्स में लिखें पहले। चलो देखें इसका क्या है। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो कितना होता है? 1350 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1350। और पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा? तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है 30वां। निम्नलिखित में से कौन सा रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए है इसका प्लेग, ऑप्शन बी है टाइफाइड, टाइफाइड, ऑप्शन सी है क्षय रोग, ऑप्शन डी है हैजा। तो क्या होगा? जो क्षय रोग है ये हवा के माध्यम से फैलता है, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, है ना। क्षय रोग क्या है? हवा के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई विमानों में, इससे पहले एक क्वेश्चन है 31वां। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो इसका आंसर तो सभी को याद है, क्या होगा? पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है। क्या है? पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। ऑप्शन ए है इसका पेट्रोल, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन डी है गैसोलीन, ऑप्शन ये सी था और ऑप्शन डी है डीजल। तो इसका आंसर है केरोसिन। हवाई विमानों में शुद्ध जो ईंधन होगा कौन सा होता है? केरोसिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33वां है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि नहीं है तो इसका ऑप्शन ए है पेट, बी ऑप्शन है जिगर, और ऑप्शन सी है गुर्दे, ऑप्शन डी है पाचक ग्रंथि। इसका आंसर होगा जो पेट है वो क्या है? ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 34वां, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास पारा, ये प्रकाश, ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है अवरक्त किरणें, और ऑप्शन डी है लास्ट है जो कि पराबैंगनी किरणें। तो क्या है, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? प्रकाश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटाखों में, क्वेश्चन नंबर 35वां है जो कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैथ्स करेंगे। पटाखों में हरी आग, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? किस वजह से उत्पन्न होती है? तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास पारा, ऑप्शन बी है सोडियम, और ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है लास्ट में बेरियम। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? पटाखों में हरी आग किसकी वजह से, किस वजह से उत्पन्न होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? बेरियम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब करेंगे हम मैथ्स के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। सभी को लास्ट में जरूर लिखना है कि कितने में से कितने क्वेश्चन, 50 में से कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां है, मैथ्स का होगा पहला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई 125 मीटर है। तो उसकी परिधि क्या होगी? तो उसकी परिधि मतलब क्या, परिमाप ही होगा, उसकी परिधि क्या होगी? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। जिनने मेंसुरेशन पढ़ रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसा कि हम जानते हैं एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि कितना दिया है? 12,500 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे उसकी लंबाई कितनी है दी? 125। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये कट जाएगा, ब्रेड्थ आ गई कितनी? 100, जबकि लेंथ कितनी दी थी पहले से ही? 125 दी थी। अब यहाँ पे हमें परिधि याद करनी है, तो परिधि क्या होती है? आयत की परिधि चारों भुजाओं का योग। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 125। ये ब्रेड्थ कितनी है? 100। तो अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगी, और ये 100 है तो ये भी 100 होगी। 100 100 200, 125 और 125 कितना?
250 तो कितना हो जाएगा 450, जिसको कि फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। टू लेंथ कितनी 125 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 100, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 225 और 225 का डबल कर देंगे फिर तो कितना हो जाएगा 450। तो उसका जो परिमाप है परिधि ये कितना हो जाएगी 450 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है, एक अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। अब इसको कैसे करेंगे, एक अनुपात का मतलब जैसे 10:20 ये समानुपात होगा, एक अनुपात का मतलब 40। इसको लिखेंगे 10/20 बराबर x/40 और इसको सोल्व कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से घटेगा 20 बार में, 20 का गुना इधर होगा तो x का मान कितना हो जाएगा 20, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसके ऑप्शन दूंगा मैं, आपको पहले सोल्व करना है उसके बाद आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, यदि 10 जनवरी 2004, रीजनिंग का क्वेश्चन है वैसे, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 का 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है बुधवार, आपको सोल्व करना है इसको पहले। ऑप्शन बी है गुरुवार और ऑप्शन सी है मंगलवार, ऑप्शन डी है इसका शुक्रवार। पहले आप इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम सोल्व। कैलेंडर जिनने पढ़ा है, कैलेंडर का मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो डाल रखे हैं इसके पूरे बेसिक थ्योरी पढ़ा रखी है। हमें क्या दिया था, 10 जनवरी 2004 को मंगलवार दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10 जनवरी 2005 आ गया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगना है, देखो जो ये डेट सेम है और ईयर एक वर्ष से बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम फरवरी देखें तो फरवरी इस वर्ष के अंतराल में आएगा और ये क्या है लीप ईयर है, यहाँ तक पे तो हम फरवरी तक पहुंचेंगे ही नहीं, इसमें 2000 जनवरी 2005 तक, इसमें फरवरी में नहीं पहुंच रहा है, तो फरवरी इसमें आना है, मतलब फरवरी आना है कितने, जनरल लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी होता है 29 दिन का। तो मतलब जब फरवरी 29 दिन का आता है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कैलेंडर कितने दिन से बढ़ जाएगा, इस अंतराल में अगर फरवरी 29 दिन का आता है तो कैलेंडर 2 दिन से बढ़ जाता है, और अगर फरवरी 28 दिन का आता है तो कैलेंडर 1 दिन से बढ़ता है। तो मंगलवार में 2 प्लस करेंगे, बुधवार गुरुवार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गुरुवार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39वां है, अभी 38वां था। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, मतलब उसकी चाल क्या हुई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करें। मीटर प्रति मिनट ध्यान रखना, में ज्ञात करें। देखो क्या है, उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर इसको हमें पहले ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। शो मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है इसका 220 मीटर प्रति मिनट, और ऑप्शन सी है 200 मीटर प्रति मिनट,
ऑप्शन डी है 300 मीटर प्रति मिनट। अब इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? क्या है उसकी चाल? 1 घंटे में 12 किलोमीटर, मतलब इकाई यूनिट में चल रही है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। अगर इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता तो कैसे करते? किलोमीटर को बदलते मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और आवर में होते हैं सेकंड कितने? 3600। पर हमें मिनट में बदलना है, मीटर प्रति मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा क्या? मिनट। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो मीटर प्रति मिनट में बदल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, और 6 दूनी 12, मतलब 200 मीटर प्रति मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 40वां। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? की गति किसके बराबर है? अब देखो ऑप्शन दिए हैं इसके। ऑप्शन ए है 60 मीटर प्रति सेकंड, 60/1000 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी दिया है 3600/1000 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी दिया है इसका 1000/3600 मीटर पर सेकंड। और 1000 ऑप्शन डी दिया है 1000/60 मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम इसको सोल्व करते हैं। 1 किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में तो 1000 आ जाएगा, और आवर को चेंज कर देंगे सेकंड में तो 1 आवर को कितना हो जाएगा? 3600। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं पर थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अगला, 18 किलो का मूल्य, 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि एक दर्जन, यदि एक दर्जन का मूल्य, यदि एक दर्जन का मूल्य 4 रुपये है। इसके ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 5 रुपये, ऑप्शन बी है इसका 6 रुपये, ऑप्शन सी है 10 रुपये, और ऑप्शन डी है 8 रुपये। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो एक दर्जन मतलब कितना? एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। तो एक दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य तो कितना हो गया? 4 रुपये। अब हमें टोटल 18 के बताना है, तो 12 हटा दो, बच्चे कितने? 6, मतलब आधा दर्जन। तो आधा दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? और 2 रुपये। अगर पूरे एक दर्जन 4 रुपये मिल रहे हैं तो आधा दर्जन कितने में? 2 में। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमें 18 दर्जन मिल जाएंगे कितने? 6 रुपये में। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 42वां, 12 पुरुष अथवा 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई, एक खेत की कटाई में 14 दिन, एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं, 14 दिन लगाते हैं, तो बताइए कि 8 पुरुष, तो बताइए 8 पुरुष और 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई, उसी खेत की कटाई
में कितना समय लेंगे, कटाई में कितना समय लेंगे। तो ध्यान से समझें यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन दिए हैं हमें। ऑप्शन ए है 6 दिन, ऑप्शन बी है इसका 3 दिन, और ऑप्शन सी है 10 दिन, ऑप्शन डी है 9 दिन। अब इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया, अथवा लगा है, मतलब 12 पुरुष 12 मेन कितने दिन में, एक खेत की कटाई 14 दिन में, या फिर अथवा मतलब 18 महिलाएं भी कितने दिन में, 14 दिन में कर सकती है। तो अगर इसको हम इफिशियंसी निकाले दोनों की तो कितना हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, 6 से कट जाएगा, 6 दून 12, 6 18। तो मेन बटे में वुमेन, इनकी कार्य क्षमता की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी का अनुपात आ जाएगा 3:2। अब इनका अगर टोटल वर्क निकाले तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। टोटल वर्क बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पे लिखेंगे 12, मेन की जगह पे इफिशियंसी कितनी इसकी 3 इंटू में 14, ये टोटल वर्क है। अब ये काम हमें करवाना है किस ग्रुप पे, इस ग्रुप पे 8 पुरुष और 16 महिला पे। तो 8 मेल प्लस 16 वुमेन पे ये काम करवाना है। मेल की इफिशियंसी कितनी है 3, और वुमेन की कितनी है 2। अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, और ये हो जाएगा 16 32। इनको अगर हम प्लस कर लें तो कितना होगा 6, और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब ये टोटल काम है, ये इनका एक दिन का काम आ गया। एक दिन के काम से टोटल काम को भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे ये। 14 चूंकि 56, और ये 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 या 9, 9 दिन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः, लंबाई हमें दी है 30 40 50 60 70। तो इनकी औसत लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इनका औसत निकालना है। तो देखो ये क्या है, जिनने औसत पढ़ रखा है सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये एक समांतर श्रेणी है, बराबर अंतर चल रहा है, तो बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका औसत हो जाएगी। या फिर हम सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या है 5 5 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, या फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे तो और 2 से भाग देंगे तो भी 50 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा औसत इनका 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि, कोई राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन है 12.5%, और ऑप्शन बी है इसका 25%, ऑप्शन सी है 0.6%, ऑप्शन डी है 10%। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो राशि कितनी हो रही है, दोगुनी, 1 से 2 गुनी, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो टाइम कितना है 8। अब यहाँ पे ब्याज देखें एसआई तो कितना मिल रहा है, 2 से 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। फार्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई बराबर पी गुणित आर गुणित टी बटे में क्या होता है 100। यहाँ पे एसआई कितना रखेंगे 1, पी कितना रखेंगे 8, ये टाइम है 8, तो प्रिंसिपल कितना है 1, और रेट कितनी ज्ञात करनी है, टाइम कितना 8 बटे में 100। इसको काटेंगे 4 दून 8, और ये 4 से 25 बार में 25, और ये बटे में 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आर बराबर 12.5%, 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44वां है, 45वां। एक आदमी एक खिलौना, एक आदमी एक खिलौना 1,000 रुपये में खरीद कर, 1,000 रुपये में खरीद कर उसे 1,500 रुपये में बेचता है, उसे 1,500 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा है ये। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, एक सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस उसका 1,000 रुपये, और
एसपी कितना है, बेचा कितने में, 1500 में। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 का। हमें प्रॉफिट परसेंट याद करना है, कैसे याद करते हैं, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट 500 का जो हुआ बटे में सीपी 1000 और इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, तो 50% का उसको क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46वां। 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, कितने सेकंड होंगे, बराबर रिक्त स्थान सेकंड होंगे। अब मैं ऑप्शन नहीं रख रहा हूं, इसके आपको डायरेक्ट पहले पॉज करके सोल्व करना है और फिर चेक करना है आंसर सही आ रहा है आपका या गलत आ रहा है। क्या करेंगे, ये जो 3 घंटे इसको डायरेक्ट हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं, तो 3 घंटे के लिए 3 का गुना कर देंगे। और 45 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 45 मिनट में कितने, इसका 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 0 और 6 3 छंग 18 का 8 हासिल 1 और कितना हो जाएगा 3 3 और 1 10, 10,800। इसमें इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, 6 5 30 की 0 हासिल 3 और 6 चुक 24 और 3 कितना हो जाएगा 2700। 2700 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और फिर ये 0, 8 7 कितना हो जाएंगे 15 का 5 फिर हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 3 और फिर 1, 13,500 सेकंड होंगे। कितने होंगे 13,500 सेकंड। अगला क्वेश्चन है 47वां। क्वेश्चन नंबर 47वां है 140 का 30% बराबर 840 का x% हो तो x का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, आप पहले इसको सोल्व करके आंसर निकालें और फिर चेक करें आंसर, ठीक है। तो क्या होगा 140 यहाँ से प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, इधर कितना हो जाएगा 840 और x% हटाएंगे बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 14 छक 84 होता है और 3 से ये कट जाएगा कितना 3 दून 6 और ये हो जाएगा 2 5 10, 5 का गुना अब इधर आके हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48वां जो कि है, इसमें दिया है 6/20 को प्रतिशत में बदलें, मतलब इसका किसके बराबर होगा, 6/20 किसके बराबर होगा, और इसके ऑप्शन दिए हैं प्रतिशत में। पहला ऑप्शन दिया हमें, ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी दिया है 20%, ऑप्शन सी दिया है इसका 26% और ऑप्शन डी दिया है 30%। तो ये किसके बराबर है, 6/20 को प्रतिशत में चेंज करेंगे इंटू 100, 20 पंज 100, तो 6 पंज 30%, तो किसके बराबर होगा 30% के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49वां, जिसमें कि हमें क्या दिया है 40 96 का वर्गमूल निकालना है। 40 96 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये लास्ट में 6 कब का आता है, एक तो 4 का करने पे और एक 6 का करने पे, 40 के नजदीक 6 का वर्ग होगा, 6 का गुना एक ज्यादा में करेंगे 6 से तो 42, ऊपर की संख्या छोटी इसलिए यहाँ से छोटी संख्या लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 64 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि 50वां। क्या दिया है इसमें 2 गुणित 3 गुणित 5 और 3 गुणित 5 गुणित 7 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, का एलसीएम। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालें और उसके बाद आंसर चेक करें। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए हम कैसे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आ रहा है, तो इसमें आ रहा है तो 2 लेंगे, 3 देखेंगे तो 3 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, पर सबसे ज्यादा बार वही एक बार ही है। उसके बाद 5 को देखेंगे, 5 भी एक बार ही एक बार लेंगे और 7 वहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और ऐसे ही ऑप्शन में दिए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था इसमें, ऑप्शन नंबर जो सी है थर्ड ऑप्शन, वो हमारा आंसर होगा इस सवाल का। इस टाइप से ऑप्शन दिए थे। तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट जो हमने कंप्लीट किया इसमें आपको समझ में आया होगा, और आप अगर इस तरह से सारे टेस्ट देखते रहें तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और सिस्टमेटिक जो मैथ्स की क्लास चल रही है वो भी आप इस चैनल पर देखते रहिए, जिससे आपका मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस इस पर लगने वाली है।